तो गाइज ऑलमाइटी गाइडेंस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो गाइज इस वीडियो में हम देखेंगे फंडामेंटल राइट्स के पार्ट 7 को। तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जे&के पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का सिलेबस जो जेकेएसएसबी ने अपलोड किया हुआ है उसके रिगार्डिंग अलग अलग जो कंपोनेंट्स हैं हमारे और उनमें जो टॉपिक्स सब टॉपिक्स हैं सब हम देखते जा रहे हैं। तो गाइज इस वीडियो में हम देखेंगे जो हमारा फर्स्ट वाला एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है जिसका टाइटल है जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जे&के। तो उसी में आगे चल के आपको एक फंडामेंटल राइट्स का भी टॉपिक मिलेगा। काफी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। आप चाहे जेके एसएसबी के अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप इंडिया में कोई भी एग्जाम क्यों ना दें, गाइस बैंकिंग को छोड़ के जिनमें ये जीएस नहीं होती है तो उनके अलावा जिसमें थोड़ा सा पार्ट भी है जीएस का, तो गाइस उसमें आपको फंडामेंटल राइट्स का ये जो टॉपिक है ये आपको देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में हम देखेंगे पार्ट 7 को, यानी इससे पहले पार्ट 6 हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हुए हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले आप उनको देखें फिर यहाँ पहुंचे। तो गाइज इसमें हम देखेंगे आर्टिकल 25 को, आर्टिकल 26 को, आर्टिकल 27 को, आर्टिकल 28 को। तो हम डिटेल में देखेंगे कि ये जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का एक इंपॉर्टेंट फोर्थ वाला फंडामेंटल आर्टिकल है, फंडामेंटल राइट है, इसमें क्या क्या प्रोविजंस हैं रिलीजन के रिगार्डिंग, कंसाइंस के रिगार्डिंग आपके पास कौन कौन सी फ्रीडम्स हैं, क्या आप कर सकते हैं क्या आप नहीं कर सकते हैं। तो गाइस सब हम डिटेल में देखेंगे। तो मैं आपको यहाँ बता दूं कि इस प्रकार से 6 कंपोनेंट्स हैं टोटल, जिसमें फर्स्ट वाला हमारा कंपोनेंट है जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जे&के, जिसकी वेटेज 30 मार्क्स की, और इसमें टोटल आपको लगभग 11 टॉपिक्स देखने को मिलेंगे, जिसमें काफी सारे टॉपिक्स हम कवर कर भी बैठे हुए हैं। तो इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, फंडामेंटल राइट्स के पार्ट 7 को। तो गाइस क्या होते हैं फंडामेंटल राइट्स? जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की एनेक्टमेंट हुई थी इसमें 7 थे, लेकिन ये जो 6th वाला है ये 1978 में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इसको डिलीट कर दिया गया था, और इसे फंडामेंटल राइट से उठा के अब आर्टिकल 300 ए के तहत, यानी आर्टिकल 300 ए में इसको लीगल राइट बनाया गया है पार्ट 3rd से उठा के पार्ट 12 में। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कंप्लीट राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जिसमें आपको 4 आर्टिकल्स मिलेंगे, 25th है, 26th है, 27th और 28th। तो गाइस देखते हैं हम सबसे पहले 25th आर्टिकल। तो क्या है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये 4th वाला फंडामेंटल राइट है हमारा, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जिसमें आपको 4 आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे। तो आर्टिकल 25th क्या कहता है, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट ये टाइटल है, मैं आपको एक एक वर्ड का यहाँ मतलब बताऊंगा। तो फ्रीडम क्या होता है कि आपके पास आजादी है, किसकी आजादी है, कंसाइंस की है। कंसाइंस यानी आप किस प्रकार के विचार को, कंसाइंस होता है अ सेंस ऑफ फीलिंग गुड और बैड, कि आपके अपना दिमाग क्या कहता है, आपकी अंदर की फीलिंग्स क्या कहती हैं। मानिए कोई एक एक्शन होता है आपके सामने, आप चल रहे हैं, आपके पाँव के नीचे एक चींटी आ जाती है, तो आपका यहाँ पर आपको अलग अलग लोग मिलेंगे। एक तो बोलेगा कि चींटी ही थी, क्या हो गया, दूसरा बोलेगा चींटी थी, उसमें आत्मा थी, उसमें यार इसको मैंने मार दिया तो ये पाप हो गया। यानी जो सेंस ऑफ गुड और बैड आपके अंदर आत्मा से, अंतर आत्मा से निकल के आती है, उसे क्या कहते हैं, कंसाइंस। कंसाइंस की आप कौन सी फीलिंग अपने दिमाग में रखना चाहते हैं, अपने दिल में रखना चाहते हैं, किसको आप अच्छा मानते हैं, किसको बुरा मानते हैं, पर्टिकुलरली रिलीजन के रिगार्डिंग। तो यहाँ आपको फ्रीडम है, आपके अंतर आत्मा के जो विचार हैं उस पर किसी भी प्रकार की रिस्ट्रिक्शन जो है वो स्टेट नहीं लगा सकती। एंड फ्री प्रोफेशन, आप जिस भी विचार को मानते हैं उसको आप प्रोफेस कर सकते हैं, उसको आप बता सकते हैं। उस आपके इस प्रकार के विचार को बताने पर स्टेट जो है आर्टिकल 12 के अंडर जितनी भी टर्म स्टेट के अंडर जो भी आता है वो आपके ऊपर जो है रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकती। आप कैसे भी रिलीजन को, डिनोमिनेशन को फॉलो करते हैं, आप उसके रिचुअल्स को अगर प्रैक्टिस करते हैं तो भी आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं लग सकती। हालांकि कुछ एक्सेप्शंस भी होंगी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन की, आप जिस भी धर्म को मानते हैं, खुद प्रैक्टिस करते हैं, आप उसका प्रसार प्रचार कर सकते हैं, स्टेट आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकती। कुछ एक एक्सेप्शंस जैसे हर एक आर्टिकल में हमने देखी हैं, हर एक फ्रीडम में, तो इसमें भी कुछ होंगी। तो ये मुख्यतः इस आर्टिकल का जो टाइटल था इसका मीनिंग था कि आपका जो मन करे आप उसे
कंसाइंस कर सकते हैं, आप गुड और बैड की फीलिंग अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं, आप क्या प्रोफेस कर सकते हैं, जिस रिलीजन को फॉलो करते हैं आप उसको एम्फसाइज कर सकते हैं, आप उसके रिचुअल्स को, उसके अलग अलग जो कर्मास हैं उनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने रिलीजन का जो है वो प्रचार भी, प्रोपोगेशन भी कर सकते हैं। तो आर्टिकल 25 क्या कहता है? Article 25 says that all persons are equally entitled to freedom of conscience and the right to freely प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन, कि आर्टिकल 25 जो है ये हर एक पर्सन को इक्वल फ्रीडम देता है। किसकी फ्रीडम की? वो कुछ भी जिस प्रकार की कंसाइंस को वो अपनाना चाहता है, रखना चाहता है, उसको अपना सकता है, वो प्रोफेस कर सकता है अपने रिलीजन को, वो प्रैक्टिस कर सकता है रिचुअल्स का, या फिर जो भी उसका धर्म है उसका प्रचार प्रसार, उसकी प्रोपोगेशन जो है वो कर सकता है। ये आर्टिकल 25 एक्सप्लिसिटली जो है वो कहता है। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस का क्या मतलब है? इनर फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल टू मोल्ड हिज रिलेशन विद गॉड और क्रिएचर्स इन वट एवर वे ही डिजायर्स। कंसाइंस का क्या मतलब हो गया कि आप परमात्मा के साथ, आप अल्लाह के साथ किस तरह का रिलेशन बनाना चाहते हैं, किस किस प्रकार से रिलेशन बनाना चाहते हैं। क्या आप उसे पिता के समान समझते हैं? क्या उसे आप एक दोस्त की तरह समझते हैं? जैसे भगवान कृष्णा को काफी सारे लोग जो हैं एक दोस्त की तरह एज अ फ्रेंड ट्रीट करते हैं, काफी सारे लोग उन्हें परमात्मा, या मेरा कहने का यहाँ पर तात्पर्य यह है कि आप ईश्वर के साथ कैसा कनेक्शन, कैसा रिलेशन एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, ये आपको कंप्लीट फ्रीडम है। किसी प्रकार के रिस्ट्रिक्शन जो है स्टेट नहीं लगा सकती। ये आर्टिकल 25 जो है ये कह रहा है। नेक्स्ट कह रहा है राइट टू प्रोफेस डिक्लेरेशन ऑफ वंस रिलीजियस बिलीव्स एंड फेथ ओपनली एंड फ्रीली, कि आप किस प्रकार के रिलीजियस फेथ को फॉलो करते हैं, बिलीफ को मानते हैं, आप उसका डिक्लेरेशन कर सकते हैं, ओपनली कह सकते हैं और साफ तौर पे कह सकते हैं। आपके ऊपर किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है राइट टू प्रैक्टिस, की उस रिलीजन में, उस डिनोमिनेशन में किस प्रकार के रिचुअल्स, किस प्रकार की प्रैक्टिसेस फॉलो की जाती हैं, आप भी उसको फॉलो कर सकते हैं। जैसे परफॉर्मेंस ऑफ द रिलीजियस वर्शिप, किस तरीके से वहां पर ईश्वर की पूजा की जाती है, बैठ के की जाती है, खड़े होके की जाती है, एक टांग पे खड़े होके की जाती है, पानी के बीच में खड़े होके की जाती है। जिस भी प्रकार का रिचुअल वहां पर परफॉर्म किया जाता है उसको आप ओपनली प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये आर्टिकल 25 जो है फंडामेंटल राइट प्रोवाइड कर रहा है। रिचुअल्स, उस रिलीजन में किस प्रकार के रिचुअल्स होते हैं, सेरेमनीज होती हैं, एंड एक्सहिबिशन ऑफ बिलीव्स एंड आइडियाज, की उस रिलीजन में किस प्रकार के आइडियाज या विश्वास को माना जाता है, विचारों को माना जाता है, इन सब को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्टेट आपके ऊपर किसी भी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन इंपोज नहीं कर सकती। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो नेक्स्ट कह रहा है राइट टू प्रोपोगेट। तो प्रोपोगेट का क्या मतलब हो गया? प्रचार प्रसार करना, ट्रांसमिशन एंड डिसेमिनेशन ऑफ वंस रिलीजियस बिलीव्स टू अदर्स, कि आपके पास जो उस रिलीजन या डिनोमिनेशन के जो भी बिलीव्स हैं, आइडियाज हैं, उनको आप ट्रांसमिट कर सकते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, यानी अलग अलग लोगों को बता सकते हैं, या जो भी लोग हैं उनमें आप इस प्रकार के विचारों का व्याख्यान जो है वो कर सकते हैं। बट इट डज नॉट इंक्लूड अ राइट टू कन्वर्ट अनदर पर्सन टू वंस ओन रिलीजन। लेकिन यहाँ पर प्रचार और प्रसार का ये मतलब नहीं है कि आप उस व्यक्ति का धर्म फोर्सफुली चेंज करवा दें। फोर्सिबल कन्वर्शंस impinge on the right of conscience granted to all the persons alike। तो गाइज अगर किसी प्रकार की ये फोर्सिबल कन्वर्जन होता है तो एक प्रकार का ये जो फ्रीडम ऑफ कंसाइंस है आर्टिकल 25 के अंडर, ये आपको इम्पिंज, ये आपको वायलेट होता हुआ देखने को मिलेगा। तो गाइज काफी इंपॉर्टेंट ये इंफॉर्मेशन है। कहने का तात्पर्य यही है कि आप जिस देवता को मानना चाहते हैं, जिस भी भगवान को मानना चाहते हैं, मान सकते हैं। जैसा भी रिलेशन उसके साथ एस्टेब्लिश करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। आप अपने रिलीजन में जो आइडियाज हैं, जो फेथ हैं, उनको ओपनली आप डिक्लेयर कर सकते हैं। उसमें जो प्रैक्टिसेस, जो रिचुअल्स, सेरेमनीज परफॉर्म की जाती हैं वो भी आप कर सकते हैं, और आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। लेकिन आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि आप कि तुम मेरे ही रिलीजन को फॉलो करो, या जबरदस्ती जो जिस प्रकार एंशियंट टाइम्स में आपको कन्वर्जन देखने को मिलता था, इस प्रकार का कन्वर्जन टोटली रिस्ट्रिक्टेड है यहाँ पर आर्टिकल 25 के अंडर। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट ये इंफॉर्मेशन है। देखते हैं नेक्स्ट।
क्या कह रहा है, दस इट इज क्लियर दैट आर्टिकल 25 कवर्स नॉट ओनली रिलीजियस बिलीफ्स डॉक्ट्रिन्स बट आल्सो रिलीजियस प्रैक्टिसेस, कि सिर्फ रिलीजन में क्या आइडियाज क्या विचार्स हैं, किस प्रकार का फेथ है, सिर्फ उसे ही ये कवर नहीं करता, बल्कि रिचुअल्स सेरेमनीज, किस प्रकार की परफॉर्मेंस ऑफ एक्शंस वहां पे होती है, उसको भी ये फ्रीडम प्रोवाइड करता है। Moreover, these rights are available to all the persons including citizens as well as aliens या foreigners या नॉन citizens। तो गाइस यहाँ पर आपको ये भी याद रखना कि ये आर्टिकल 25 ये उस हर एक व्यक्ति को अवेलेबल है जो भारत की धरती पर पैर रखेगा। However, these rights are subject to public order, morality, health and other provisions relating to fundamental rights। फर्दर द स्टेट इज परमिटेड टू, लेकिन गाइज ये जितनी भी मैंने आपको फ्रीडम्स बताई हैं, इन फ्रीडम्स में अगर कोई पब्लिक ऑर्डर वायलेशन हो रहा है, अगर मोरालिटी किसी की डिग्रेड हो रही है, या उस लोकेलिटी या कम्युनिटी में कोई मोरालिटी का इशू है, या हेल्थ, और अगर कोई भी ऐसा प्रोविजन है जो फंडामेंटल राइट्स के साथ जुड़ा हुआ वायलेट हो रहा है, तो सरकार जो है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो है इन फ्रीडम्स पर भी लगा सकती है। तो इसके साथ साथ सरकार को भी अलो करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्या कहता है कि अगर इन प्रकार की किसी भी प्रकार की वायलेशन होती है तो सरकार क्या कर सकती है, रेगुलेट और रिस्ट्रिक्ट एनी इकोनॉमिक, फिनेंशियल, पॉलिटिकल और अदर सेकुलर एक्टिविटी एसोसिएटेड विद रिलीजियस प्रैक्टिस, कि उस रिलीजन या फिर रिलीजियस प्रैक्टिस के साथ अगर कोई ऐसी एक्टिविटी मेल खाती है या रिलेट करती है, चाहे वो इकोनॉमिक है, फिनेंशियल है, पॉलिटिकल है या एडमिनिस्ट्रेटिव या कुछ भी है, अगर वो पब्लिक मोरालिटी को, पब्लिक ऑर्डर को, मोरालिटी को, हेल्थ और अदर जो भी प्रोविजंस हैं फंडामेंटल राइट्स में, उनको वायलेट करती है, किसी प्रकार की छेड़खानी करती है, तो सरकार रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है या उसे रेगुलेट करने के लिए किसी प्रकार का कानून या ऑर्डर निकाल सकती है। नेक्स्ट कह रहा है, प्रोवाइड फॉर सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म आर थ्रो ओपन हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस ऑफ अ पब्लिक करेक्टर टू ऑल क्लासेस एंड सेक्शंस ऑफ हिंदूज, कि अगर मानिए किसी का कोई रिलीजन है, मानिए बुद्धिज्म या कोई जैनिज्म को फॉलो कर रहा है, उसमें अगर ऐसी प्रैक्टिसेस जो हैं वो अडॉप्ट की जा रही हैं या परफॉर्म की जा रही हैं, वो पब्लिक ऑर्डर को इन केस वो डिस्टर्ब कर रही हैं, तो इस केस में सोशल वेलफेयर और रिफॉर्म के लिए सरकार जो हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें जो पब्लिक करेक्टर के कुछ एक्शंस या इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको हर एक क्लास के ऊपर, हर एक सेक्शन के ऊपर जो हिंदूज की हैं पर्टिकुलरली, उनको कवर कर सकती है। तो गाइस क्या है हिंदूज में किस किस को जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंक्लूड करता है, आर्टिकल 25 आल्सो कंटेन्स टू एक्सप्लेनेशंस, इनके साथ साथ कि किस प्रकार की फ्रीडम्स हैं और किस प्रकार का ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को एम्पावर करता है। इसके साथ साथ एक चीज और भी है इसमें कि इसमें दो एक्सप्लेनेशंस आपको मिलेंगी, एक तो सिखिज्म के साथ कनेक्टेड है और दूसरा जो है हिंदू रिलीजन के अंडर किन किन डिनोमिनेशंस को इंक्लूड किया गया है। तो जो पहली एक्सप्लेनेशन है वो यह है, वेयरिंग एंड कैरिंग ऑफ कृपांस इज टू बी इंक्लूडेड इन द प्रोफेशन ऑफ द सिख रिलीजन, की मानिए सिख रिलीजन में कृपान को रखना, अपने पास रखना, ये उनके ट्रेडिशन में है या उनके सिखिज्म के प्रैक्टिस में है, तो ये इंक्लूडेड होगा। यानी ऐसा नहीं होगा कि आप अगर कोई सरदार या सिख किसी प्रकार की कृपान लेके जा रहा है तो इसको एज अ वेपन आप प्रिडिक्ट या इसको इंटरसेप्ट नहीं करेंगे, इसको उनके रिलीजन का एक अभिन्न अंग है, एक अभिन्न पार्ट है। इस प्रकार का जो है वो फ्रीडम देता है सिक्स को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी सिक्स जो भी हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये फ्रीडम देता है कि आप अपने साथ कृपान को रख सकते हैं। और सेकेंडली ये एक्सप्लेनेशन ये भी इंक्लूड करता है कि जो हिंदूज हैं, हिंदूज के अंडर ये सारे आते हैं, सिक्स, जैन्स, बुद्धिस्ट, ये जो हैं तीनों आपको इंडिया में अगर हम देखें तो इनकी परसेंटेज बहुत कम है, तो इसलिए इनको, इन रिलीजन्स को जो है ये हिंदुइज्म के अंडर रखा गया है। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट ये इन्फॉर्मेशन है, यहाँ से डायरेक्ट भी आपको क्वेश्चन अगर ज्यादा कंसेप्ट वाला पूछना चाहे कोई तो ये पूछ सकता है कि सिख रिलीजन में ये जो कृपान रखने का कंसेप्ट है, ये फ्रीडम जो है, फ्रीडम टू हैव कृपान विद द सिक्स, ये कौन से आर्टिकल के अंडर देखने को मिलेगी। तो गाइज ये आपका इंपॉर्टेंट आर्टिकल बन जाता है आर्टिकल 25। तो गाइज यही एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी आर्टिकल 25 के रिगार्डिंग। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मूव ऑन करते हैं हम आर्टिकल 26 की ओर।
तो गाइस आर्टिकल 26 क्या कहता है, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, की रिलीजन आपने अब अडॉप्ट कर लिया है, उस रिलीजन में अलग अलग प्रैक्टिसेस या सेरेमनीज हो रही हैं, उनको किस तरीके से आप मैनेज करना है, ये सारी फ्रीडम भी आपको फंडामेंटल राइट 26 जो है, आर्टिकल 26 देता है, यानी फंडामेंटल राइट फोर्थ वाला, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो क्या कह रहा है आर्टिकल 26, एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन आर एनी ऑफ इट्स सेक्शन शैल हैव द फॉलोइंग राइट्स, कि जो भी, गई यहां पर मैं आपको रिलीजन और डिनोमिनेशन में थोड़ा सा डिफरेंस बता दूं। तो रिलीजन होते हैं जैसे बड़े बड़े या एंशियंट रिलीजन हैं, जैसे इस्लाम हो गया, जैसे आपका हिंदुइज्म हो गया, सिखिज्म हो गया, जैसे बुद्धिज्म हो गया, जैनिज्म हो गया। तो अब क्या है, हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर इस्लाम की, तो इस्लाम एक रिलीजन है, इस्लाम में आगे चल के शिया, सुन्नी और इनमें अलग अलग और जो ब्रांचेस बनती जा रही हैं। एक रिलीजन से जब कोई और ब्रांचेस निकलती हैं तो गाइस उसको हम क्या कहते हैं, डिनोमिनेशन। जैसे हिंदुइज्म में आपको आर्य समाज, ब्रह्मो समाज, ये अलग अलग आपको सेक्ट्स या डिनोमिनेशंस देखने को मिलेंगे। तो जो ब्रांचेस ऑफ रिलीजन है उनको हम क्या कहते हैं, डिनोमिनेशंस। हालांकि ये सोशियोलॉजी ऑप्शनल के कंसेप्ट्स हैं, आपको यहाँ पर इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको यहाँ कंसेप्ट थोड़ा सा पता होना चाहिए कि ये आपका रिलीजन जो है, ये एक ब्रॉडर कंसेप्ट है, ये एक नैरोअर कंसेप्ट है। तो आर्टिकल 26 क्या कहता है कि हर एक जो रिलीजियस डिनोमिनेशन है उसके पास कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं। वो राइट्स क्या क्या हैं, जैसे राइट टू एस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशंस फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस, कि कोई भी रिलीजियस डिनोमिनेशन जो है, रिलीजियस सेक्ट जो है, वो एस्टेब्लिश कर सकता है या मेंटेन कर सकता है इंस्टीट्यूशंस को, अपने उस रिलीजन को और प्रमोट करने के लिए, या एक वेल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, या फिर कोई चैरिटेबल पर्पस के लिए वो इंस्टीट्यूशन को मेंटेन कर सकता है। तो गाइज आप देखते होंगे कि आपके नियर बाय भी अगर कोई इस प्रकार का आश्रम है या कोई मदरसा है, जो भी इंस्टीट्यूशंस कोई बड़े बड़े होते हैं, तो वहां पर आपको एक प्रकार का ट्रस्ट देखने को मिलेगा जो उस पूरे उस सिस्टम को मैनेज करेगा, उसकी फंडिंग को देखेगा, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन करता है। तो ये सारी फ्रीडम आपको आर्टिकल 26 ए के तहत मिलती है। बी में कह रहा है राइट टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन मैटर्स ऑफ रिलीजन, की रिलीजन में उस रिलीजियस डिनोमिनेशन में क्या मैटर्स हैं, क्या अफेयर्स हैं रिलीजन को, उसमें सरकार आर्टिकल 12 के अंडर जो भी आते हैं वो किसी प्रकार की इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, वो रिलीजियस डिनोमिनेशन खुद ही मैनेज करेगा उन मैटर्स ऑफ रिलीजन को। तो ये भी एक प्रकार का फ्रीडम मिल रहा है यहाँ पर रिलीजियस अफेयर्स को मेंटेन करने के लिए आर्टिकल 26 के तहत। नेक्स्ट कह रहा है राइट टू ओन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, कि वहां पर लैंड रिलीजियस डिनोमिनेशन को खरीदनी है, कितनी खरीदनी है, क्यों खरीदनी है, या फिर मूवेबल, मानिए कोई व्हीकल चाहिए उस ट्रस्ट के लिए, तो ये सारी फ्रीडम्स जो हैं ये उस रिलीजियस डिनोमिनेशन के पास है। सरकार या आर्टिकल 12 उसको कोई भी रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर नहीं लगा सकता। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट ये इंफॉर्मेशन है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट कह रहा है राइट टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विद लॉ, की देखिए अब कोई रिलीजियस डिनोमिनेशन ने अगर मानिए कोई एंडोमेंट या फिर चैरिटेबल ट्रस्ट बना दिया है, तो वो ट्रस्ट या एंडोमेंट आपका एक सरकार के पर्टिकुलर लॉ के अंडर होना चाहिए। सरकार एक प्रकार का लॉ के अंडर उसे इसलिए रखती है कि किसी भी प्रकार की इमोरल या इलीगल एक्टिविटी उस रिलीजियस डिनोमिनेशन में, उस ट्रस्ट की छाया में ना होती रहे। तो गाइस ये काफी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये सारी चीजें जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या फिर आर्टिकल्स के अंडर लिखी हुई हैं, ये आपको टिप्स पे होनी चाहिए, क्योंकि एट द एंड जब एग्जाम में क्वेश्चन अगर डिटेल में डेप्थ में पूछा जाता है तो आपको क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेगा। तो गाइस क्या कह रहा है आर्टिकल 25 गारंटीज राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स। तो आपको आर्टिकल 25 जब हमने देखा तो वहां पर कंसाइंस की बात की गई, वहां पर कृपांस की बात की गई, वहां पर ये फोर्सिबल कन्वर्जन नहीं होगा, तो ये बात की गई, यानी एक इंडिविजुअल के साथ रिलेट कैसे करता है रिलीजन, उसकी बात की गई। लेकिन आर्टिकल 26 आपको उस रिलीजियस डिनोमिनेशन को या उस सेक्शन को एज अ होल ग्रुप, एज अ ऑर्गेनाइजेशन डील करता है। तो यहाँ पर एक इंडिविजुअल की बात नहीं की गई है, यहाँ पर पूरे मैटर्स ऑफ रिलीजन उस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर, या उस ऑर्गेनाइजेशन में जो चैरिटेबल ट्रस्ट बनेगा, उस ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रॉपर्टी खरीदी जाएगी, या उस
ऑर्गेनाइजेशन की एडमिनिस्ट्रेशन जो होगी वो लॉ के अकॉर्डिंग होगी। तो गाइज एज अ होल ऑर्गेनाइजेशन, एज अ होल सब यूनिट, एज अ होल यूनिट के रूप में उसे जब बात की जाती है तो ये बात प्रोटेक्शन की जो है आर्टिकल 26 के तहत की जाती है। इन अदर वर्ड्स आर्टिकल 26 प्रोटेक्ट्स कोलेक्टिव फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो यहाँ पर आपको कोलेक्टिव फ्रीडम ऑफ रिलीजन देखने को मिलेगी, ना कि एक एक इंडिविजुअल के रिलीजन की बात की गई है यहाँ पर। Like the rights under Article 25, the rights under Article 26 are also subject to public order। तो मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 25 में आपके पास कंसाइंस की फ्रीडम्स तो हैं, लेकिन अगर वो पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी या फिर किसी भी प्रकार के हेल्थ प्रोविजंस जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको वायलेट करती है, तो सरकार उसके खिलाफ जो है एक्शन ले सकती है, आपकी उस फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। ठीक वैसे ही आर्टिकल 26 में भी ये आपको देखने को मिलेगा कि अगर ये इनमें से सारी फ्रीडम्स में से कोई भी फ्रीडम आपकी पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी या हेल्थ को वायलेट करती है या इंटरफेरेंस किसी भी प्रकार की होती है, तो सरकार क्या कर सकती है, सरकार उसके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है, इन सारी एक्टिविटीज को जो है वो रेगुलेट कर सकती है। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट ये इंफॉर्मेशन है, यहां से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इसी के रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने क्या एक जजमेंट में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा रिलीजियस डिनोमिनेशन आप हर एक को नहीं कह सकते। किसको कह सकते हैं रिलीजियस डिनोमिनेशन, क्योंकि बाद में अगर आप उसे रिलीजियस डिनोमिनेशन कहते हैं तो उसे कुछ फंडामेंटल राइट्स भी दिए जाते हैं, उसे कुछ प्रोटेक्शंस भी मिलती है। तो रिलीजियस डिनोमिनेशन के लिए आपको तीन कंडीशंस हैं कि अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इन तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है तभी आप उसे क्या कह सकते हैं, आप उसे रिलीजियस डिनोमिनेशन कह सकते हैं। तो क्या है वो तीन कंडीशंस? सबसे पहली है इट शुड बी अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स हु हैव अ सिस्टम ऑफ बिलीव्स डॉक्ट्रिन्स व्हिच दे रिगार्ड एज कंड्यूसिव टू देयर स्पिरिचुअल वेलबींग। कि यहां पर आप उसको रिलीजियस डिनोमिनेशन कहोगे जिसमें एक सिस्टम ऑफ बिलीव्स है, यानी एक ग्रुप ऑफ पीपल है, उनके बीच में लगभग सिमिलर टाइप्स के आइडियाज और फेथ्स हैं और वो इस प्रकार का मानते हैं कि ये हमारे स्पिरिचुअल वेल बीइंग के लिए कंड्यूसिव हैं, इनके बिना हमारा जो है मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। अगर हम हिंदू रिलीजन की बात करें यहाँ पर, तो गाइस इस प्रकार का अगर फेथ है तो उसमें ग्रुप ऑफ पीपल भी हैं, उसमें पर्टिकुलर फेथ्स है, पर्टिकुलर फेथ है, बिलीव्स हैं, आइडियाज हैं, तभी आप उसे रिलीजियस डिनोमिनेशन कह सकते हैं। तो ये भी एक कंडीशन हो सकती है किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को रिलीजियस डिनोमिनेशन कहने की। नेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इट शुड हैव अ कॉमन ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा नहीं है कि दो या तीन लोग मिलके एक नए धर्म की स्थापना कर लें और बोलें ये हमारा रिलीजियस डिनोमिनेशन है। उसमें जो है एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, उसमें काफी सारे लोग, एक अच्छा नंबर, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने नंबर तो नहीं बताया लेकिन कहने का तात्पर्य यही है कि उसमें एक नंबर होना चाहिए, एक अच्छे लोगों की संख्या होनी चाहिए, अच्छी संख्या है उसमें, अच्छे नंबर ऑफ पीपल हैं, तभी आप उसको रिलीजियस डिनोमिनेशन कह सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है इट शुड बी डेजिग्नेटेड बाय अ डिस्टिंक्टिव नेम। तो उस रिलीजियस डिनोमिनेशन को अगर आप ऑर्गेनाइजेशन को रिलीजियस डिनोमिनेशन कहना या बनाना चाहते हैं तो उसका एक डिस्टिंक्टिव नाम होना चाहिए, यानी ऐसा नाम नहीं होना चाहिए जैसा कि पहले भी किसी धर्म का है। यानी मानिए अगर आर्य समाज आज की डेट में काफी सारे सालों से चल रहा है, तो मैं या आप में से कोई भी अब ये नहीं कि 1000 या 5000 10,000 लोग इकट्ठे होके हम एक और आर्य समाज बना रहे कि तो दोनों के नेम सेम नहीं हो सकते। अगर आपको उसके बिल्कुल सिमिलर भी बनाना है तो आपको कुछ ना कुछ जो है उसमें उसके नाम के साथ ऐड करना होगा, यानी उन दोनों के बीच में जो पुराने वाला आर्य समाज है और जो आप रिलीजियस डिनोमिनेशन बनाने जा रहे हैं, इन दोनों नामों के बीच में किसी ना किसी प्रकार की डिस्टिंक्शन होनी चाहिए। तो गाइस क्या कहता है, अंडर द अबव क्राइटेरिया द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द रामकृष्ण मिशन एंड आनंद मार्ग आर रिलीजियस डिनोमिनेशंस विद इन द हिंदू रिलीजन। इट आल्सो हेल्ड दैट अरबिंदो सोसाइटी इज नॉट अ रिलीजियस डिनोमिनेशन। तो गाइज यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो रामकृष्ण मिशन है, ये आनंद मार्ग है, आप इनको गूगल करके इनके बारे में और भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, क्योंकि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में आपको जो रिलीजियस मूवमेंट्स हैं काफी इंपॉर्टेंट इनका एक प्रकार का रैंक आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन काफी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ भी चुके हैं। तो गाइस सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर क्या कहा कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन
को जिसके फेथ है, जिसका बिलीफ्स है, जिसमें मिनिमम लोगों की ज्यादा से ज्यादा एक नंबर ऑफ पीपल हैं, उसमें उसको आप ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे, उसको आप रिलीजियस डिनोमिनेशन कह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप छोटी सी एनजीओ बनाते हैं और उसको रिलीजियस डिनोमिनेशन का टैग दे दें। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक फिलहाल ये 3 कंडीशंस जो हैं एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रिलीजियस डिनोमिनेशन कहने के लिए या बनाने के लिए रखी हुई हैं। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। मूव ऑन करते हैं हम आर्टिकल 27 की ओर। तो गाइस क्या कहता है आर्टिकल 27? कहता है फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ अ रिलीजन। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से यूपीएससी ने या फिर हमारे जेके पीएससी ने, जेके एसएसबी ने कई बार काफी सारे एग्जाम्स में डिफरेंट फॉर्म्स में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। आर्टिकल 27 कहता है कि किसी भी प्रकार का टैक्सेशन नहीं ले सकते आप लोगों से किसी भी धर्म को प्रमोट करने के लिए। तो अगर यहां पर टैक्सेशन की बात की जा रही है, यहां पर फी की बात नहीं की जा रही है। आपको फी और टैक्स इन दोनों में कंफ्यूज करके काफी सारे बार जो है वो यहां से क्वेश्चन जो है बनाया जाता है और पूछा जाता है। तो क्या कह रहा है आर्टिकल 27? lays down that no person shall be compelled to pay any taxes for the promotion or maintenance of any particular religion or religious denomination। की आर्टिकल 27 ये कहता है किसी भी पर्सन को आप फोर्स नहीं कर सकते, कंपेल नहीं कर सकते कि वो टैक्स दे, और वो टैक्स आप किसी भी धर्म को प्रमोट करने के लिए या मेंटेन करने के लिए लगाएं, किसी एक धर्म को या फिर किसी एक रिलीजियस डिनोमिनेशन को। In other words, the state should not spend the public money collected by way of tax for the promotion or maintenance of any पर्टिकुलर रिलीजन। तो गाइस यहां पर एक चीज और भी है कि सरकार मानिए किसी से भी जो अलग अलग सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू होते हैं जिनमें सरकार टैक्सेस भी लेती है, तो टैक्सेस का पैसा लोगों से लेकर सरकार किसी भी धर्म को, एक पर्टिकुलर धर्म को मेंटेन करने के लिए या प्रमोट करने के लिए उस टैक्सेशन का पैसा जो है इस्तेमाल नहीं कर सकती। काफी इंपॉर्टेंट ये प्रोविजन है। दिस प्रोविजन प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम फेवरिंग, पैट्रोनाइजिंग एंड सपोर्टिंग वन रिलीजन ओवर द अदर। तो गाइस आपने अगर जैनिज्म बुद्धिज्म पढ़ा होगा तो उसमें क्या होता था कि अलग अलग जो राजा होते थे वो अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस होती थी, अलग अलग संगम्स होते थे, तो उनको पैट्रोनाइज करते थे, यानी जो भी उस कॉन्फ्रेंस में खर्चा होता था राजा क्या करता था, लोगों से टैक्स वसूला हुआ जो पैसा होता था उसको इस्तेमाल करता था। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये टोटली रिस्ट्रिक्टेड है कि आप जनता के पैसे को धर्म को प्रमोट करने के लिए, किसी एक विशेष धर्म को प्रमोट करने के लिए नहीं लगा सकते। तो यहां पर क्या कह रहा है कि सरकार किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को फेवर नहीं कर सकती, उसे प्रमोट करने के लिए पैट्रोनाइज खर्चा नहीं दे सकती, या किसी भी एक धर्म को वो प्रमोट सपोर्ट नहीं कर सकती। This means that the taxes can be used for the promotion or maintenance of all religions। तो गाइस यहाँ पर आपको क्या लिखा हुआ देखने को मिलेगा, पर्टिकुलर या वन रिलीजन। अगर सरकार को पैसा देना है तो सरकार हर एक धर्म को इक्वली प्रमोट करेगी, हर एक धर्म को इक्वली मेंटेन करने के लिए जो है लोगों का जो टैक्सेशन का पैसा है वो यहाँ पर इस्तेमाल कर सकती है। This provision prohibits only levy of a tax and not a fee। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो आर्टिकल है ये आपको टैक्सेशन के लिए रोक रहा है, ना कि फी लगाने के लिए। आप देखते होंगे कि काफी सारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, रिलीजियस प्लेसेस हैं जहां पर आप जाते हैं, वहां आपको टिकट कटवानी पड़ती है 10 रुपए की, 20 रुपए की। काफी सारे इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पर, सॉरी रिलीजियस प्लेसेस हैं, यहाँ पर 1000 रुपया 5000 रुपए तक की टिकट कटानी पड़ती है। तो ये आपकी फी है, ना कि ये टैक्सेशन है। दिस इज बिकॉज द पर्पस ऑफ अ फीस टू कंट्रोल सेकुलर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस एंड नॉट टू प्रमोट और मेंटेन अ रिलीजन। तो गाइस कहने का यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि फी का क्या मतलब है। मानिए एक कोई मस्जिद है, या मानिए कोई भी एक एबीसी, यहां पर हम मानते हैं एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, ये किसी एक पर्टिकुलर धर्म से डील करता है, मानिए ये हिंदुइज्म से डील करता है। तो इसमें क्या है, इसमें अलग अलग पंडित रखे हुए हैं, सफाई कर्मचारी रखे हुए हैं, इसमें खाना बनाने के लिए जो है वो शेफ भी रखा हुआ है। तो इसमें इन सब की जो पेमेंट, इनको भी तो घर गृहस्थी चलाने के लिए जो पैसा चाहिए, तो वो पैसा कहां से आएगा, जो भी पिलग्रिम्स यहाँ पर आएंगे तो उनसे हो सकता है एक मिनिमम इन्होंने सेट रेशो की हो, या एक फी सेट की हो कि इतनी हमको कम से कम फी लेनी ही है,
तब भी ये जो सारा इस मंदिर का खर्चा है ये चल पाएगा। तो इस प्रकार की फी जो है वो लगा सकती है, ना कि किसी प्रकार का टैक्सेशन सरकार जो है वो इस किसी भी रिलीजियस डिनोमिनेशन के अफेयर्स को मेंटेन करने के लिए नहीं लगा सकती। तो गाइस आर्टिकल 27 टैक्सेशन को अवॉइड करता है लेकिन फी को रिस्ट्रिक्ट नहीं करता है। तो क्या कह रहा है, दस अ फी कैन बी लेविड ऑन पिलग्रिम्स टू प्रोवाइड देम सम स्पेशल सर्विस और सेफ्टी मेजर्स। तो गाइस इसके साथ ये भी हो सकता है, मानिए उस देवस्थान पर, उस पिलग्रिमेज पर जितने भी पिलग्रिम्स आते हैं उनको कुछ स्पेशल फैसिलिटीज देने के लिए वो फी उन लोगों से ली जाए। Similarly, a fee can be levied on the religious endowments for meeting the regulation expenditure। तो इसी प्रकार से किसी भी ट्रस्ट के अंडर भी एक मिनिमम फी रखी जा सकती है कि जो उस ट्रस्ट के अंडर जो एक्सपेंडिचर होता है, हो रहा है, रेगुलेशन एक्सपेंडिचर हो रहा है, उसका खर्चा कहां से आएगा, इस सब को निकालने के लिए एक प्रकार की फी रख सकता है। यानी रिलीजन की अगर हम बात करें तो यहां पर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के तहत जो आर्टिकल 27 है ये टैक्सेशन को अवॉइड करता है, लेकिन वो रिलीजियस डिनोमिनेशन अपने एडमिनिस्ट्रेशन को, अपने सारे खर्चे को निकालने के लिए फी को लागू कर सकता है, फी रख सकता है। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट है ये, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो क्या कह रहा है अंडर आर्टिकल, तो गाइस इसके बाद हमारा जो लास्ट आर्टिकल है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के तहत, ये है आर्टिकल 28। तो आर्टिकल 28 में क्या है, फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, कि आपके पास फ्रीडम है, आप किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में या किसी भी एक ऐसे इंस्टीट्यूशन में जिसका नेचर जो है रिलीजियस नहीं है, या रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है भी है लेकिन आप उस रिलीजन से बिलोंग नहीं करते, मानिए किसी मदरसे में आपकी ड्यूटी और वहां पर नमाज वगैरह जो है वो की जाती है, आप हिंदू रिलीजन से हैं, तो आप फोर्स नहीं किया जा सकता आपको कि आप फोर्सफुली उस नमाज को, उस रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को अटेंड करें। सिमिलरली ऐसा ही हो सकता है अगर आप इस्लाम से बिलोंग करते हैं, आपकी ड्यूटी किसी मंदिर में लगी हुई, तो मंदिर में जो भी आरती पूजा की जाती है उसमें आपको ये फोर्स नहीं किया जाएगा कि आप इस प्रकार की रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को अटेंड करिए। तो आर्टिकल 28 क्या कहता है, नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड्स। कि मानिए सरकार ने एक हाई स्कूल खोला हुआ है, तो उस हाई स्कूल में सरकार का पैसा लग रहा है, सरकार जो लोगों से टैक्सेशन से पैसा आ रहा है उसको लगा रही है, तो उसमें किसी भी प्रकार का रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं इम्पार्ट किया जाएगा, चाहे वो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन किसी भी रिलीजन से क्यों ना हो। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट ये है। तो किसमें नहीं किया जाएगा, जिसमें सारा का सारा पैसा जो है वो स्टेट का यूज हो रहा है, लोगों के टैक्सेशन का पैसा यूज हो रहा है, तो इसमें किसी भी प्रकार की रिलीजियस इंस्ट्रक्शन जो है प्रोवाइडेड नहीं होगी। नेक्स्ट कह रहा, हाउएवर दिस प्रोविजन शैल नॉट अप्लाई टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन administered by the state but established under any endowment or trust requiring imparting of religious instruction in such institutions। तो भाई ये तो मैंने आपको बता दिया कि, लेकिन इसमें अब एक्सेप्शन और दे रहा है एक आर्टिकल 28 ही। ये कह रहा है कि अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पर्टिकुलरली किसी रिलीजन की शिक्षा को देने के लिए बनाया गया है, तो उसमें इस प्रकार की रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस को डिसेमिनेट किया जाएगा, इनको स्प्रेड किया जाएगा, वहां पर किसी भी प्रकार की रिस्ट्रिक्शन जो है नहीं होगी। लेकिन वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जो है वो आपका पर्टिकुलर किसी एंडोमेंट या ट्रस्ट वगैरह के लॉ के अंडर एस्टेब्लिश हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट कह रहा है, फर्दर नो पर्सन अटेंडिंग एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट आर रिसीविंग एड आउट ऑफ द स्टेट फंड्स shall be required to attend any religious instruction or worship in that institution without his consent। तो गाइस मैंने आपको बताया कि कोई भी एक ऐसा पर्सन जो उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को अटेंड कर रहा है और उसे रिकॉग्नाइज किया हुआ है सरकार ने, या सरकार का पैसा उस इंस्टीट्यूशन में लग रहा है और उसमें किसी भी प्रकार की रिलीजियस इंस्ट्रक्शन या वर्शिप हो रही है, तो उसमें ऐसी कोई कंपल्शन नहीं है कि उस पर्सन को वो अटेंड करना ही करना है। वो जो होगा वो विदाउट हिज कंसेंट उस रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को अटेंड नहीं किया जा सकता। यानी अगर उस रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को अटेंड करना है तो जो वो इंडिविजुअल होगा उसकी कंसेंटमेंट यहां पर मैंडेटरी है। इन केस ऑफ अ माइनर द कंसेंट ऑफ हिज गार्डियन इज नीडेड। अगर वो 18 साल से या माइनर है
तो यहाँ पर उसके गार्डियंस, उसके पेरेंट्स या उसके जो भी केयर टेकर्स हैं उनकी कंसेंट यहाँ पर चाहिए। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट ये प्रोविजन है, आपको यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो गाइस क्या कह रहा है, Thus Article 28 distinguishes between four types of educational institutions। तो अब किन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दी जा सकती हैं, किन में नहीं दी जा सकती, या किन में उस इंडिविजुअल के कंसेंट के साथ दी जा सकती हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, यहीं से कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनता भी है। तो क्या कह रहा है, अब आर्टिकल 28 हमें फोर टाइप्स के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बता रहा है। कौन कौन से, एक तो ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जिनका पूरा खर्चा, जिनकी पूरी मेंटेनेंस, जिनकी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन जो है सरकार करती है, नंबर फर्स्ट वाला। नंबर सेकंड कह रहा है इंस्टीट्यूशंस एडमिनिस्टर्ड बाय द स्टेट बट एस्टेब्लिश्ड अंडर एनी एंडोमेंट आर ट्रस्ट। सरकार पैसा तो खर्च कर रही है, एडमिनिस्टर तो कर रही है, लेकिन उसकी एस्टेब्लिशमेंट जो है एक पर्टिकुलर रिलीजन के, पर्टिकुलर रिलीजियस डिनोमिनेशन के लिए हुई है, यानी पर्टिकुलर किसी न किसी रिलीजियस एक्ट के अंडर हुई है। तो इस प्रकार के इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं, या इंस्टीट्यूशंस जो हैं टोटली एक ट्रस्ट ने बनाए हैं, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन ने बनाए हैं, सरकार ने सिर्फ उनको रिकॉग्निशन दी है, या कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस जिनको सरकार फंडिंग करती है फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो गाइस क्या कह रहा है, इन ए यानी ऐसे इंस्टीट्यूशंस जिनको सरकार पूरा खर्चा करती है, मेंटेनेंस करती है, एडमिनिस्ट्रेशन करती है, इनमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटली प्रोहिबिटेड। इनमें किसी भी प्रकार की रिलीजियस इंस्ट्रक्शन जो है वो नहीं प्रोवाइड की जा सकती। हमारे पास एक एग्जांपल है, जैसे सरकारी गवर्नमेंट स्कूल्स हो गए हमारे। वाइल इन बी कौन से, ऐसे इंस्टीट्यूशंस, ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जिनको स्टेट ने एस्टेब्लिश किया है एक पर्टिकुलर रिलीजन की शिक्षा के लिए, तो इनमें जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन है यहाँ पर परमिटेड है। यहाँ पर जिस भी रिलीजन को पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए उस ट्रस्ट या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट की गई है, वहां पर आप इस प्रकार के रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस को इम्पार्ट कर सकते हैं। कह रहा है इन सी एंड डी, सी कौन से हो गए, ऐसे इंस्टीट्यूशंस जिनको स्टेट ने रिकॉग्नाइज किया है या जिनको स्टेट फंड्स प्रोवाइड करती है। इन इंस्टीट्यूशंस में अगर आपको रिलीजियस इंस्ट्रक्शन देनी है तो वो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन अटेंड केवल वही व्यक्ति करेगा जो अपने दिल से, अपने मन से करेगा, यानी किसी भी प्रकार की फोर्स यहां पर आप यूज नहीं कर सकते। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट ये इन्फॉर्मेशन है, आई होप कि आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। तो एक हम छोटा सा ओवरव्यू यहां पर ले लेते हैं। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा, हमने देखा ये जो हमारे पास फोर्थ वाला फंडामेंटल राइट था, जिसमें 4 फंडामेंटल राइट्स हैं अलग अलग, तो ये सब हमने डिटेल में देखा। हमने गाइस डिटेल में देखा कि आर्टिकल 25 क्या है, इसमें किस प्रकार के प्रोविजंस हैं। हमने गाइस इसके बाद ये भी देखा कि इसमें सरकार किस प्रकार से रेगुलेट कर सकती है। इसके बाद हमने ये भी देखा, तो गाइस आर्टिकल 26 के तहत हमने ये देखा कि किस प्रकार से सरकार जो है एक कोलेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कोलेक्टिव प्रोटेक्शंस देता है एक ऑर्गेनाइजेशन को। और हमने ये भी देखा कि इसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कंडीशंस रखी हुई हैं। तो गाइस इसके बाद हमने क्या देखा, आर्टिकल 27 में हमने देखा कि जो टैक्सेशन है, टैक्सेशन को नहीं लगा सकती कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, बल्कि फी लगा सकता है, ये भी हमने डिटेल में देखा। तो गाइस एट द एंड हमने क्या देखा कि आर्टिकल 28 क्या है, इसमें किस प्रकार के इंस्टीट्यूशंस हैं, किस में रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस को इंपार्ट किया जा सकता है, किन किन को नहीं किया जा सकता है। तो गाइस ये थी इंफॉर्मेशन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के तहत। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। गाइस अगर अच्छी लगती है तो आप लाइक जरूर करें। आप फेसबुक पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, काफी सारी इंफॉर्मेशन जो है फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर भी शेयर की जाती है। गाइस अगर किसी प्रकार का अभी भी कंफ्यूजन या सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, almightyguidance@gmail.com, इस पर मेल कर सकते हैं, इस व्हाट्सएप नंबर का भी हेल्प ले सकते हैं। तो गाइस हर एक वीडियो का पीडीएफ पाने के लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम पर जाना है, सिंपली सर्च करना है ऑलमाइटी गाइडेंस और इसको ज्वाइन करना है। इसका ये बेनिफिट होगा, आपको हर एक वीडियो का पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। अर्ली मॉर्निंग न्यूज़पेपर्स शेयर किए जाते हैं, उनकी एक्सेस आपको पीडीएफ फॉर्म में मिलेगी। इसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो मंथली करंट अफेयर मैगजीन्स होती हैं, जैसे विजन की होगी, इनसाइट की होगी, द्रोणाचार्य, दृष्टि वगैरह की होगी, तो गाइस ये भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी।
इसके साथ-साथ हर एक कॉम्पिटिटिव बुक जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी एग्ज़ाम्स को क्लियर करने के लिए गाइज़, वो भी आपको पीडीएफ फॉर्म में जो भी मेरे पास अवेलेबल होती हैं, मैं टाइम टू टाइम यहाँ शेयर करता रहता हूँ। तो गाइज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टेलीग्राम एप्लीकेशन है। जब तक आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता, आई थिंक कि आपको अपने लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन में ये एप्लीकेशन रखनी चाहिए। तो गाइज़ अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार से क्वालिटेटिव नॉलेज की वीडियोज़ पाते रहें और किसी भी एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंस के साथ बैठकर क्लियर करें, आपको क्या करना है कि जो दूर-दराज के बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, ऑफलाइन कोचिंग नहीं अफ़ोर्ड कर सकते, ऑनलाइन पेड कोर्सेज़ नहीं अफ़ोर्ड कर सकते, उन तक इस प्रकार की वीडियोस, इस प्रकार के पीडीएफ्स आपको पहुंचाने हैं, शेयर करने हैं। और खुद आपको क्या करना है, ऑलमाइटी गाइडेंस के यूट्यूब चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करने के बाद इसे सब्सक्राइब करके रिंग बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि जो भी नई वीडियो या इंफॉर्मेशन अपलोड की जाए वो तुरंत एक मैसेज या अलर्ट के रूप में आपके पास मोबाइल फोन में पहुंच जाए। तो गाइस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।